नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स का हम 6th पार्ट इस वीडियो में देखने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को मापता है। हमें एक ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करती है, ब्लड प्रेशर को वो मापती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्पिग्मोमैनोमीटर। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है। अब देखिए, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्टेथोस्कोप और स्पिग्मोमैनोमीटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों को हम डिटेल से देखने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हो कि स्पिग्मोमैनोमीटर क्या होता है और स्टेथोस्कोप क्या होता है। आपने देखा होगा, आप बीपी चेक करवाने जाते हो तो बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर ही मेजर करता है। आपने जैसे देखा होगा, हाथ पे इसको पट्टे को बांध के और फिर इसमें एयर से प्रेशर दिया जाता है, हवा भरी जाती है। इसके बाद में इस स्केल के ऊपर आपका प्रेशर नोट कर लिया जाता है। तो ये जो प्रेशर है, ये किसका प्रेशर है? ये ब्लड का प्रेशर है, जो कि हमारी वेसल्स पे पड़ता है। उसको नापा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। हम बीपी बोलते हैं कि बीपी 130 या फिर 180 हो गई, इसका मतलब बीपी हाई हो गई। तो इसका ये मतलब हो गया कि ब्लड का जो प्रेशर है हमारी वेसल्स पे वो ज़्यादा पड़ रहा है। स्टेथोस्कोप में हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। हार्ट बीट को मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप के अंदर। कई बार डॉक्टर्स आपकी पीठ के पीछे इसको टच करके देखते हैं, कई बार आपके हार्ट के ऊपर इसको टच करते हैं और ये दोनों अपने कानों में लगाकर इसको देखा जाता है। तो स्टेथोस्कोप हमारी हार्ट बीट को मेजर करता है और स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस है। तो इसके बाद में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इन दोनों का एक्चुअल में काम क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट बैटरी, जो कि ऑफर्ड का भाग है, इसके लिए उपयोगी है। देखिए, ऑफर्ड का एक पार्ट है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्लेक्स्ड जो आर्म हैंग है वो गर्ल्स के लिए होता है, ये हमने देख लिया था। इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। लड़कियों के लिए होता है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। ये देखिए, ये ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट की बैटरीज हैं। टोटल 6 बैटरीज इसमें होती हैं। इसमें पुलअप तो होता है बॉयज़ के लिए, एक बार है, उसके ऊपर दोनों हाथ से ऊपर नीचे जाना होता है, वो होता है पुलअप्स। बॉयज़ पुलअप्स करते हैं और गर्ल्स इसमें आर्म हैंग करती हैं, मतलब उनको ऊपर नीचे नहीं जाना होता, उनको बस होल्ड करके वहीं पे स्टेशनरी रहना होता है। गर्ल्स को वहीं पर उसको पकड़ के हैंग करना होता है, लटकना होता है, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। आपके जो आर्म हैं, हाथ हैं, वो हैंग रहते हैं, लटके रहते हैं। इसके लिए है, गर्ल्स के लिए। ये हमसे पूछा गया था। बाकी इसके जो टेस्ट बैटरीज हैं उसमें सिटअप्स हैं, शटल रन है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड या फिर 9 मिनट की रन या वॉक है। ये टोटल 6 आइटम्स आते हैं ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है, विस्फोटक शक्ति को मापता है। एक्सप्लोजिव पावर को इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मेजर करता है, ये हमको बताना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप लास्ट वीडियो में हमने देख भी लिया था कि वर्टिकल जंप क्या होता है। ऊपर की साइड में जब हम जंप करते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं और ऊपर की साइड में जब हम जंप करते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल जंप। आपको पता होगा, ये जो एरिया होता है ऊपर की साइड का, इसको बोलते हैं वर्टिकल, और इस तरीके से जो रहता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनमें आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि वर्टिकल किसको बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं। तो वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ जंप कर रहे हैं, वो होता है वर्टिकल जंप। इसमें हमारी एक्सप्लोजिव पावर मेजर की जाती है। वो कैसे की जाती है? मान लो आप नॉर्मली खड़े हो, तो खड़े हो और एकदम से आप ऊपर की तरफ जंप कर रहे हो, इसमें आपकी विस्फोटक शक्ति काम में आती है। विस्फोटक शक्ति वो शक्ति है जो कि बहुत कम समय के लिए आप लगाते हो। बहुत कम समय के लिए लगाई जाने वाली पावर को हम विस्फोटक शक्ति या फिर एक्सप्लोजिव पावर बोलते हैं। तो एक बार आपने पावर लगाई, ऊपर जंप किया और वापस आप नीचे आ गए, कम टाइम के लिए ये आपने पावर लगाई है, आपने शक्ति लगाई है, इसलिए इसको एक्सप्लोजिव पावर बोलते हैं। और वर्टिकल जंप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अगर ऑप्शन में होता तो वो भी हमारा सही होता। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी एक्सप्लोजिव पावर को या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक टूल है। बाकी रॉक क्लाइंबिंग, ऑब्स्टेकल रेस, लॉन्ग जंप,
इनसे एक्सप्लोजिव पावर या फिर विस्फोटक शक्ति हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, गतिशील शक्ति को किसके द्वारा मापा जाता है? डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि इसको हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, रोप क्लाइंबिंग, ऑब्स्टेकल रेस, जिगजैग रनिंग या फिर लॉन्ग जंप। राइट आंसर हमारा हो जाएगा रोप क्लाइंबिंग इज द करेक्ट आंसर। रोप क्लाइंबिंग मतलब एक रस्सी होती है और उस रस्सी के थ्रू आप ऊपर चढ़ते हो। पहले आप यहाँ पे हो, फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाते जाते हो और लास्ट में टॉप पे पहुंच जाते हो। तो ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, आपने जब यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी तक आप पहुंच गए, उसमें आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ काम में ली गई है। ये आपको ध्यान में रखना है और वो होती है रोप क्लाइंबिंग के अंदर। रोप क्लाइंबिंग मतलब, रोप का मतलब होता है रस्सी, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। रस्सी के हेल्प से आप ऊपर चढ़ते हो, उसको बोलते हैं रोप क्लाइंबिंग। देख लेते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ये देखिए, गतिशील शक्ति समय की अवधि में बार बार बल लगाने की क्षमता है। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू अप्लाई ए फोर्स रिपीटेडली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप एक समय में बार बार फोर्स लगाते हो, एक समय की अवधि है, एक टाइम पीरियड है, उसमें बार बार फोर्स लगाते हो, बार बार आप बल लगाते हो, उसी को गतिशील शक्ति बोलते हैं। बार बार फोर्स इसलिए आपको लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये मान लो रस्सी है, इसके थ्रू आपको ऊपर चढ़ना है, तो आपको हर टाइम पे फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा भी उसको लूज छोड़ दोगे, जैसे आप लूज छोड़ोगे आप नीचे की तरफ आ जाओगे। तो आपको उसको होल्ड करके भी रखना है और ऊपर की तरफ क्लाइंब भी करना है। इसी को बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ या फिर गतिशील शक्ति। नेक्स्ट है, किस विधि के द्वारा टेस्ट की विश्वसनीयता को स्थापित किया जाता है? टेस्ट की रिलायबिलिटी के लिए पूछा गया है कि इसको कौन से मेथड से एस्टेब्लिश किया जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। स्प्लिट हाफ मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड और टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ये तीनों ही मेथड रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के काम आते हैं। रिलायबल मतलब कि हमारा टेस्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, उसको हम रिलायबल या विश्वसनीय टेस्ट बोलते हैं। ये लास्ट वीडियोस में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा था। लेकिन ये जो तीनों मेथड हैं, ये रिलायबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के मेथड है कि हमारा टेस्ट रिलायबल है या नहीं। इसमें स्प्लिट हाफ, पैरेलल फॉर्म और टेस्ट रीटेस्ट, मतलब बार बार हम टेस्ट रीटेस्ट कर रहे हैं, उसी टेस्ट को हम दोबारा कर रहे हैं। स्प्लिट हाफ में उस ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद में उनका टेस्ट किया जाता है। ऐसे ही पैरेलल फॉर्म मेथड है। तो ये तीनों मेथड हमारी विश्वसनीयता को स्थापित करने के काम आते हैं किसी टेस्ट में। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड कैलिपर, पेट जिसको हम एब्डोमेन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि किस स्थिति में माप लेता है। स्किन फोल्ड कैलिपर के बारे में पूछा गया है कि ये मेजर क्या करता है, एब्डोमेन पर कहाँ मेजर करता है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, नाभि के सीधे हिस्से से लगभग 2 सेंटीमीटर से, अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट साइड ऑफ द नेवल। हमारा जो पेट होता है उसके थोड़ा सा पास में स्किन फोल्ड कैलिपर लगा के हम फैट को नापते हैं। कैसे नापते हैं, ये देखिए, ये नाभि है और यहाँ से लगभग 2 सेंटीमीटर के पास हम स्किन फोल्ड कैलिपर को लगाते हैं और वहाँ पर ये जो फैट का टिश्यू है उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम मापते हैं। ये स्किन फोल्ड कैलिपर में यहाँ पर इसकी रीडिंग आ जाती है, जिसको हम नोट कर लेते हैं कि इसमें फैट परसेंटेज कितना है। नेक्स्ट है, यदि किसी परीक्षण ने वास्तव में ही वही मापा है जिसके लिए उस टेस्ट को डिजाइन किया गया था या फिर बनाया गया था, तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था कि ऐसा कोई टेस्ट है जिसको हम किसी एक खास पर्पज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर उसको किसी एक खास काम के लिए बनाया गया है। तो अगर वो टेस्ट सही तरीके से वही माप रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया है, उसको क्या बोलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी, वैलिड या फिर वैध। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। उसको हम वैलिड टेस्ट बोलेंगे। इस टेस्ट को हम बना रहे हैं, जिस टेस्ट को हमने डिज़ाइन किया है एक्चुअल में वो वही मेजर कर रहा है, तो हमारा टेस्ट वो हो जाएगा वैलिड। ये हमने पहले की वीडियोस में भी बहुत अच्छे तरीके से डीप में इसको बहुत शानदार तरीके से समझा है, इसलिए आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल कौशल परीक्षण का अर्थ निर्भर करता है कि वह परीक्षण, स्पोर्ट्स के जो स्किल टेस्ट होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी, मेजरमेंट लाइक द स्टेट ऑफ द गेम, खेल की स्थिति की तरह मापन। देखिए, हमारे जो स्पोर्ट्स में स्किल टेस्ट होते हैं, जैसे कि मान लो हम बात करते हैं बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन के बहुत सारे स्किल टेस्ट हैं। उसमें भी अगर हम एक
सर्विस टेस्ट की बात करें तो जब हम बैडमिंटन का जो सर्विस टेस्ट है वो किसी का भी लेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, खेल की स्थिति की तरह मापन। हम मेजरमेंट उस टेस्ट का एकदम गेम की तरह करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग में या फिर टेस्ट में दूसरे तरीके से हम उसको मेजर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम ठीक उसी तरीके से उसको मेजर करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे जिस तरीके से वो एक्चुअल मैच में परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल मैच में वो खेलते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमें सही स्पोर्ट्स स्किल का पता लगेगा। सेम कंडीशन होनी चाहिए जैसा कि हम गेम में खेलते हैं। अगर वैसी कंडीशन हुई तो इसका मतलब हमारा जो स्किल टेस्ट है उस पर्टिकुलर गेम का, उस पर्टिकुलर खेल का, वो सही तरीके से हमारा टेस्ट होगा। इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, यदि एक नवनिर्मित परीक्षण विश्वसनीयता की कसौटी पर औसत से कम पाया जाता है तो उस परीक्षण को जाना जाता है। देखिए, कोई भी टेस्ट हमने डिजाइन किया, नया टेस्ट हमने डिजाइन किया है, वो बिलो एवरेज आ रहा है हमारी टेस्ट की रिलायबिलिटी से। उसकी जो विश्वसनीयता की कसौटी है उस पर वो औसत से कम पाया जाता है, बिलो एवरेज वो हमें मिलता है, तो उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, बदले हुए प्रारूप के साथ परीक्षण के पुनर्निर्माण के लिए वापस जाना। गो बैक टू रिबिल्ड द टेस्ट विद द चेंज्ड फॉर्मेट। देखिए, इसमें हमने क्या समझा है कि मान लो पहले कोई टेस्ट किया गया, पहले मान लो उस टेस्ट को, ए नाम का टेस्ट है, उसको परफॉर्म किया गया, उसके बाद में बी टेस्ट है, उसको परफॉर्म किया गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, ए टेस्ट था उसको तो हमने पहले कर लिया, लेकिन बी टेस्ट में जब हम टेस्टिंग करने गए तो हमें जो रिलायबिलिटी का स्कोर है वो कम मिलता है। रिलायबिलिटी हमें उसमें देखने को नहीं मिलती। मान लो इसमें सबके स्कोर 10.90, 10.80 या फिर 10.85 आ रहे हैं, लेकिन इसमें स्कोर आ रहा है 25.16, 32.17, इस तरीके से स्कोर आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये टेस्ट रिलायबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों स्कोर में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए हमने जो फॉर्मेट चेंज किया है उस चेंज फॉर्मेट में हम दोबारा टेस्टिंग करेंगे। ए और बी जो टेस्ट हमने लिए हैं उनकी दोबारा हम टेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या पता ऐसा हो गया होगा, मान लो इसमें हमने 100 मीटर दौड़वाया था और इसमें हमने 400 मीटर रनिंग करवा दी, तो ये हमने फॉर्मेट को चेंज कर दिया, इसलिए हमारा स्कोर अलग आ रहा है और इसीलिए हमारी रिलायबिलिटी भी सही तरीके से नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर हमने 100 मीटर किया है तो यहाँ पर भी हमारा 100 मीटर ही होना चाहिए, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर हमने फॉर्मेट को चेंज कर लिया तो हम उस टेस्ट को दोबारा करेंगे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि रिलायबिलिटी का यही मतलब होता है कि आपकी टेस्ट की कंडीशन सेम होनी चाहिए, आपकी टेस्ट की कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर पहले 100 मीटर है तो बाद में भी 100 मीटर होना चाहिए। अगर आपने बाद में 400 मीटर का कर लिया, पहले 100 का किया, उसके बाद में 400 मीटर पे को टेस्टिंग की, 400 मीटर मान लो आपने उनको रनिंग करवा दी, तो ये जो 400 मीटर है ये आपने इसको एक मान लेंगे। इसके बाद में जो बी टेस्ट करेंगे वो भी 400 मीटर रनिंग के साथ करेंगे, वो बी टेस्ट हो गया। उसके बाद में इसको हम भूल जाएंगे, इसको और इसको, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। इन दोनों में अगर हमारा टेस्ट रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, तो हमारा टेस्ट सही है, हमारा टेस्ट एक विश्वसनीय टेस्ट है। इसी को हमें समझना है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग स्केल रिंग क्या मापता है? स्प्रिंग स्केल रिंग के बारे में पूछा गया है कि ये क्या मेजर करता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ताकत। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है स्प्रिंग स्केल रिंग। इसमें क्या होता है, ये स्केल लगी हुई है और इस स्केल पे जब हम यहाँ से इसको पुल करते हैं तो इस स्केल पे रीडिंग आती है। यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग आपको दिखाई दे रही होंगी, तो इसमें हमें पता लगता है कि हमने इसको कितना खींचा है, कितना इस पर फोर्स लगाया है। तो ताकत को मापता है, ये स्ट्रेंथ को मापता है। यहाँ पर खड़े होकर कोई इसको पुल कर रहा है, इस साइड में जब इसको पुल करता है तो ये स्केल ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है या फिर 10 न्यूटन का लगाया है, फिर 15, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि स्प्रिंग स्केल रिंग क्या मेजर करती है, स्ट्रेंथ को मेजर करती है। नेक्स्ट है, परीक्षणकर्ता के द्वारा जब टेस्ट के स्कोर अप्रभावित होते हैं तब परीक्षणकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय अनुसार उस टेस्ट को कहा जाता है। देखिए, कोई टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्टिंग मान लो चल रही है और उस टेस्टिंग को करने वाला एक टेस्टर है जिसको हिंदी में परीक्षणकर्ता हम बोलते हैं। तो जब वो परीक्षणकर्ता उस टेस्ट को कर रहा होता है, उसके जब मेजरमेंट लेता है, उसको जब मेजर करता है, तो उसके द्वारा जो स्कोर आता है, उसके द्वारा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो अप्रभावित हो, वो क्या हो, अनअफेक्टेड हो।
तो एग्जामिनर उस टेस्ट को क्या बोलेगा? पर्सनल जजमेंट पे। सिंपल सा ये पूछा गया है, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि मान लो कोई टेस्ट हो रहा है ए में अगर कोई स्कोर आता है, मान लो ए में 100 के लगभग स्कोर आता है और बी में ही सेम 100 के लगभग हमें स्कोर देखने को मिलते हैं। अप्रोक्स इतने स्कोर हमें देखने को मिलते हैं। इससे कुछ पॉइंट्स ऊपर होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स नीचे होता है, लगभग हमें सेम स्कोर देखने को मिल रहे हैं। तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, वो होगा वैलिड टेस्ट। वो एक वैध परीक्षण होगा, क्योंकि जिस पर्पज के लिए हम टेस्ट कर रहे थे वो पर्पज हमारा सही फुलफिल हो रहा है। और जो हमारा टेस्टर होता है, परीक्षण करता है, जो उस टेस्ट को मेजर कर रहा है, उसके द्वारा उस टेस्ट के रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको वो इफेक्ट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब हमारा टेस्ट एक वैलिड टेस्ट है। नेक्स्ट है शरीर के कोऑर्डिनेशन, जिसको हम हिंदी में समन्वय बोलते हैं। इनके लिए निम्नलिखित परीक्षणों में से किस परीक्षण को श्रेष्ठ माना जाता है? देखिए, हमारी जो बॉडी है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे बेस्ट इन 4 टेस्ट में से कौन सा बताया गया है कि वो सबसे अच्छा होता है हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए? राइट आंसर इज ए, थ्रो एंड कैच द बॉल। ये कैसे होगा? देखो, आप बॉल को थ्रो करते हो, उसके बाद में उसी बॉल को आपको कैच करना है। इसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने मान लो बॉल को 20 मीटर दूर थ्रो कर दिया और उसके बाद में आपको कैच करने के लिए वहां पर जाना है, लेकिन आप वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो आपका कोऑर्डिनेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका कोऑर्डिनेशन सही है, मान लो कैच करने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कैच में भी आपका कोऑर्डिनेशन बहुत सही होना चाहिए। ऊपर से बॉल आ रही है तो उसमें आपका आई कोऑर्डिनेशन, आपके हैंड कोऑर्डिनेशन और आपका लेग कोऑर्डिनेशन, ये तीनों काम करते हैं। अगर ये तीनों काम करते हुए आप बॉल के नीचे पहुंच गए तो आपका कैच हो जाएगा, नहीं तो आप कैच नहीं कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी देख लीजिए, डिप्स और स्क्वाट्स हैं, इनमें आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें क्या जरूरत पड़ती है? आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकत की इसमें जरूरत पड़ती है। फिर है शटल रन, इसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ आप कर पाओगे। डिप्स और स्क्वाट्स में भी आपको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली थ्रो एंड कैच बॉल के कंपैरिजन में आप कम होना चाहिए, क्योंकि जब आप शटल रन करते हो, यहाँ से यहाँ पर आपको भागना है, तो उसमें आपकी रिएक्शन एबिलिटी काम करती है। आपकी जो रिएक्शन एबिलिटी है वो उसमें काम करती है। इसका आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपको भागना है। उसमें अगर आपके रिएक्शन कमजोर होंगे तो आप वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फिर है 6 मिनट रन, इसमें आपको ओनली सीधा तेज दौड़ना है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में जो हमारा ए ऑप्शन है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है एक बाधा दौड़ एक अच्छा आंकलन करती है। एक हर्डल रेस है, वो किसका गुड असेसमेंट करती है? ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, कोऑर्डिनेशन या फिर सिनर्जी। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समन्वय या फिर तालमेल का। देखिए, एक हर्डल रेस है, ये हर्डल आपके सामने बनी हुई है और कोई प्लेयर आ रहा है, तो वो प्लेयर इस हर्डल को ऊपर से जंप करके क्रॉस करता है। तो क्रॉस करने के लिए उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन किसका होगा? कोऑर्डिनेशन होगा उसके मूवमेंट्स का, कि उसको कौन से टाइम पे जंप करना है, और जंप करके उसके जो दोनों पांव हैं वो इस हर्डल के ऊपर होने चाहिए और दोनों हाथ हैं वो सपोर्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर जंप को, तभी ये प्लेयर यहाँ से सीधा यहाँ पर जंप कर पाएगा, नहीं तो वो जंप नहीं कर पाएगा। अगर उसका कोऑर्डिनेशन, हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता, और उसके आई कोऑर्डिनेशन, उसका जो हेड है, उसका हेड का भी कोऑर्डिनेशन इसमें काम करता है। उसका अगर सर सामने की तरफ नहीं है तो भी वो अच्छे तरीके से जंप नहीं कर पाएगा, वो यहीं पर हर्डल में फंस के रह जाएगा। इसलिए हर्डल रेस एक अच्छा असेसमेंट है कोऑर्डिनेशन को मेजर करने का। इसमें आपकी बॉडी के बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिकल परीक्षण द्वारा मापा जाता है। एंथ्रोपोमेट्रिकल हमने देख लिया था, इसका मतलब क्या होता है? हम बॉडी के जो मेजरमेंट हैं, इसमें हमारा हाइट, वेट, ये सब आ जाता है, इनको हम मेजर करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिकल के थ्रू। तो इसके द्वारा हम क्या मापते हैं? राइट आंसर हमारा जाएगा सी, बॉडी शेप एंड प्रोपोर्शन। शरीर का आकार और अनुपात। अनुपात का मतलब हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, हमारी बॉडी की शेप कैसी है, हमारा वेट कितना है, ये सब हमें एंथ्रोपोमेट्रिकल टेस्ट में देखने को मिलते हैं। इसका आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है यो सहन क्षमता परीक्षण को किस नाम से भी जाना जाता है?
योयो का जो एंडोरेंस टेस्ट होता है, आपने योयो का नाम सुना भी होगा, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, उसका भी योयो टेस्ट होता है। कई बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स उसमें फेल हो जाते हैं। तो उस एंडोरेंस टेस्ट को, योयो एंडोरेंस टेस्ट को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, वो नाम हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बीप टेस्ट। उसको बीप परीक्षण भी बोलते हैं। योयो एंडोरेंस टेस्ट में क्या होता है कि ये मान लो दूरी है, तो इसमें बीप बजती है। बीप बजने का मतलब है पहली बीप 10 सेकंड में बजेगी, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उस प्लेयर को 10 सेकंड मिलेंगे। उसके बाद में उस बीप की टाइमिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके बाद में 9 सेकंड हो गई, फिर 8, फिर 7, फिर 6। इस तरीके से वो बीप की टाइमिंग कम होती जाएगी और लेवल बढ़ते रहेंगे, या फिर लेवल की डिफिकल्टी बढ़ती रहेगी। तो एक तरह से देखें तो उसमें बीप का साउंड ही होता है। बीप का साउंड हुआ, फिर भागना है, फिर बीप का साउंड, फिर वापस, फिर बीप का साउंड, फिर वापस। इस तरीके से ये योयो टेस्ट होता है। इसको हम बीप टेस्ट भी बोलते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।